साथियों, कोई अतिशयोक्ति नहीं है यह कहने में कि यदि कोई लोन डिफॉल्टर है, कि विषम और आर्थिक हालात के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसी स्थिति में जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वह व्यक्ति उस कर्ज के दलदल में धंसा रहे? क्या उसे कानून की जानकारियां नहीं होनी चाहिए? तो आज के वीडियो का मेरा जो मकसद है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना 1 रुपया खर्च किए यदि वह लाखों रुपए का लोन डिफॉल्टर भी है तो किस तरीके से अपने मामलों का निस्तारण खुद कर सकता है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं और फिर देखते हैं तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण टॉपिक कहीं ना कहीं छोड़ जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं, मल्टीपल लोन के शिकार होकर आप इस हद तक गिर चुके हैं कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन टाइटल है बिना 1 रुपया खर्च किए लोन डिफॉल्ट मामलों का निस्तारण। आज सबसे पहले मुझे आपको यह कहना पड़ रहा है कि इस वीडियो का हमने ये टॉपिक क्यों रखा। सबसे पहले हम इस चीज पे चर्चा करेंगे कि इस वीडियो का हमने ये टॉपिक क्यों रखा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में कई सेटलमेंट एजेंसियां चल रही है और वो पूछती है कि आपका लोन कितना है, और किसी व्यक्ति की महीने की 10,000 रुपए की ईएमआई तय कर देती है, किसी की 25,000 रुपए ईएमआई तय कर देती है। यहां तक कि मेट्रो सिटीज में हमने ये सुना है कि वहां 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मंथली लिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपके जितने भी नोटिस आएंगे उनका जवाब हम देंगे, आपके जितने भी मामले होंगे उनका निपटारा हम करेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वह क्या करे? तो उसका भी निस्तारण व्यक्ति खुद कर सकता है और इनसे अच्छा कर सकता है। उस मामलों की मैं पूरी जानकारी आज इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले आप जब भी लोन डिफॉल्ट मल्टीपल रूप से लोन डिफॉल्टर हो जाए तो आपकी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम आप अपनी एक लिस्ट तैयार कर लो। मेरे सिक्योर्ड लोन कितने हैं, मेरे अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड कितने हैं और इनके क्या स्टेटस है। लेकिन इस वीडियो को अप्लाई करना केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन पे। साथियों, जब भी आपने ये देख लिया कि आपके लोन 5 लोन है या 10 लोन है और ऐसी स्थिति में आपके पास किसी लीगल एक्सपर्ट की कॉल बुकिंग करने के लिए आपके पास फीस नहीं है, किसी एडवोकेट से लीगल ड्राफ्ट बनवाने के लिए आपके पास फीस नहीं है, किसी रेगुलर कंसल्टेशन के लिए आपके पास फीस नहीं है, तो यहां मैं सजेशन दूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। वैसे एक बात बता देता हूं कि हमारी तरफ से भी कॉल बुक फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि डे फर्स्ट से लेकर डे लास्ट तक आपके सारे मामले का सॉल्यूशन मिलता है। और इसके लिए यदि आप बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वहां बात कर सकते हैं। मामूली सी कॉल बुकिंग चार्जेस में आप लाखों रुपए के बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि कॉल बुकिंग का हिस्सा नहीं है या फिर उसके लिए भी समर्थ नहीं है, उनके लिए यह एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं। अब मल्टीपल लोन है और मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप अपना एक चार्ट रेडी कर लीजिए और सबसे पहला काम होता है प्रायर नोटिस। यानी कि मैं यहां पर इस वीडियो में यहां से शुरू करके मैं सेटलमेंट तक जाने वाला हूं, इसलिए मेरा कहना यह है कि बिना स्किप किए वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रायर नोटिस के मैटर में मेरा हमेशा से सजेशन ये रहता है कि प्रायर नोटिस यदि किसी लीगल एक्सपर्ट से भी बनवाते हैं
तो आपको अपने नाम से ही भेजना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रायर नोटिस में दो चीजें होती है जहां पे अक्सर लोग गलती करते हैं, वो गलती आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से कहने वाला हूं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने प्रायर नोटिस भेजा और कहा कि उन्होंने इस नोटिस को एक एडवोकेट के माध्यम से ड्राफ्ट करवाया है। जब मैंने उस नोटिस को देखा तो मैंने खुले रूप से कह दिया कि आपका नोटिस जो है वो 0 है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी एडवोकेट के थ्रू बना हुआ नोटिस है और मैंने शब्द क्या यूज किए, 0 वर्थ है। कारण यह था कि वह जो लोन था वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यदि आपकी बिजनेस भागीदारी फर्म है, यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ऐसी स्थिति में आप यदि अपनी फर्म पर लोन लेते हैं तो नोटिस कभी भी फर्म के नाम से जाता है। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। फर्म के नाम से भेजे गए नोटिस में आपको फर्म की तरफ से ही खुद को रिप्रेजेंट करना है। भारतीय कानून के अंदर किसी भी फर्म को एक कॉर्पोरेट बॉडी माना जाता है, एक मैं ये कह रहा हूं एक कृत्रिम मानव जिसे कहते हैं, कृत्रिम मानव माना जाता है। तो कई लोग ये गलतियां कर चुके हैं कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म के नाम पर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे लोन लिया है, या अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म के नाम पर उन्होंने लोन लिया है, या उन्होंने अपनी संस्था के नाम पर लोन लिया है। लेकिन जब वो प्रायर नोटिस भेजते हैं ना, वहां गलती कर देते हैं और खुद के नाम से नोटिस भेजते हैं जिसकी वर्थ 0 है। इसके साथ ही इस नोटिस में मैंने देखा कि ये एडवोकेट के थ्रू भेजा गया था, लेकिन उन्होंने जो मुझे पीडीएफ भेजी थी उस पे किसी एडवोकेट के सिग्नेचर नहीं थे। मैंने पूछा इस पे सिग्नेचर क्यों नहीं है, तो जवाब ये आया कि सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं आपको बता दूं, आप खुद ये देखिएगा, जब भी आपको कंपनी का कोई नोटिस आता है या किसी एडवोकेट्स का नोटिस आता है, और जब वो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आता है तो उस पर सिग्नेचर मैंडेटरी है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी ईमेल के माध्यम से भेजे गए नोटिस में अगर बिना सिग्नेचर का भी हो तो वह मान्य है, किंतु यदि कोई डाक आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जा रही है आपकी, तो वहां सिग्नेचर होने कंपलसरी है। उसके बाद मैंने पूछा इसकी डाक रसीदें कहाँ है, तो सर डाक रसीदें हमको नहीं दी, हमको केवल एक नंबर दे दिया। तो मैंने कहा कि डाक रसीद के बिना आपके किसी नोटिस की कोई वर्थ नहीं है। फर्म के नाम से भेजे गए नोटिस में यह लिखा गया कि मैं नौकरी करता हूं और मेरी मानसिक स्थिति खराब है। आप भी चेक कर लीजिएगा, ऐसी चीज आपके अंदर तो नहीं लिखी है, मेरी मानसिक स्थिति यानी कि फुल्ली मेंटल डिस्टर्ब। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एक मेंटल डिस्टर्ब व्यक्ति न तो एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है, न ही कोई नोटिस भेज सकता है। इस चीज को आपको जानने की जरूरत है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपकी फर्म के नाम पर लोन है, तो फर्म के नाम से अगर नोटिस नहीं भेजा है तो उसकी वैल्यू 0 है, और उस फर्म के नाम से भेजे गए नोटिस पे आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए विद सील, यानी कि जो फर्म की सील होती है उसके साथ सिग्नेचर होने कंपलसरी है। अब फर्म कभी मेंटल डिस्टर्ब नहीं होती है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, और न ही फर्म कभी नौकरी करती है, क्योंकि वह एक बिजनेस है, एक ऑलरेडी कृत्रिम मानव है। यह चीज ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म के मैटर में आपको ध्यान रखना है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या कोई भी फर्म हो, वहां आपका फर्म की तरफ से ही नोटिस जाएगा। दूसरा आपको देखना जरूरी है कि जब आपके व्यक्तिगत नाम पे लोन है, जब आपके इंडिविजुअल यानी कि आपके नाम पर ही लोन है, ऐसी स्थिति में भी आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार का जिक्र आएगा, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का जिक्र आएगा, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का जिक्र आता है। लेकिन वहां पर भी आप गलत तथ्य लिखते हैं तो कंपनी के पास तो सारी जानकारी है। जब आपने लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था
तो आपने सारी डिटेल दी है। ऐसी स्थिति में यदि आप खुद को प्राइवेट सर्विसमैन या फिर आप मेंटल डिस्टर्ब कहते हैं तो आपके नोटिस की वर्थ जो है वो 0 है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रायर नोटिस बनाना चाहिए। और जब भी आप प्रायर नोटिस बनाते हो तो प्रायर नोटिस में एक चीज जरूर है, उन चीजों का ध्यान रखना। वो क्या है कि जब भी आप प्राइवेट नोटिस भेजते हैं, प्रायर नोटिस, तो 2 के अंदर आप 1 लिखेंगे और मान लीजिए कंपनी का नाम है ABCD फाइनेंस कंपनी, तो पहला एड्रेस आपको लिखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखना है, और दूसरे में वापस कंपनी का नाम लिखना है और आपको लिखना है कॉर्पोरेट ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखना है। कई लोग केवल एक जगह नोटिस भेज के गलती कर देते हैं और यहां किसी पोस्ट को अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखें, आप 1, 2 करके आप कंपनियों का नाम लिखिए, उनका पूरा एड्रेस लिखिए। और जब आप लोन भेजते हैं तो फॉर्म के अंदर खुद को पूरी तरह आइडेंटिफाइड करना जरूरी है। यानी कि आपका नाम क्या है वो नाम, आपके पिता का नाम क्या है वो नाम, उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस, आपकी मेल आईडी क्या है, आपकी मेल आईडी, आपका फोन नंबर क्या है, आपका फोन नंबर। ये चीजें आपको लिखना बहुत कंपलसरी है। यानी कि आप नोटिस भेज रहे हो और खुद को आइडेंटिफाइड ही नहीं कर रहे हो क्या, तो आपके नोटिस की वर्थ बिल्कुल ही 0 है, ये मान के चलिए आप। उसके बाद बारी आती है आपके लोन अकाउंट नंबर की। अब ये लोन अकाउंट नंबर आपका एग्रीमेंट नंबर हो सकता है, कस्टमर आईडी नंबर हो सकता है वो, और उसके बाद आप अपने नोटिस का जो जिक्र करोगे तो नोटिस के जिक्र में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी किन कारणों से आप लोन डिफॉल्ट लोन पे नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों लोन रिस्ट्रक्चर चाहते हैं, मॉरिटोरियम चाहते हैं, कितने समय का चाहते हैं। इस बीच में आप सेक्शन 25, 138 NI एक्ट, इसके साथ में आप आर्बिट्रेशन के जो प्रोसेस, रिकवरी का जो मैटर है, वो सारी चीज आप अपने नोटिस में लिखेंगे। एक बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि जब प्रायर नोटिस भेजे तो एक ही नोटिस पे आप ये सारी चीजें ले ले, फिर इनकी कॉपी निकलवाए, 1 नंबर का अलग लिफाफा बनाए, 2 नंबर का अलग लिफाफा बनाए, और फिर इनको रजिस्टर्ड पोस्ट करें, और जो तीसरी कॉपी होती है वो आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। एक चीज यहां पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रायर नोटिस कभी मेल नहीं किया जाता है। मात्र प्रायर नोटिस की बात कर रहा हूं, कभी भी मेल नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। प्रायर नोटिस अब कैसे बनता है, क्या कंटेंट लेना चाहिए, तो ये सारी चीज, आज का जो वीडियो है ना, इनकी सारी चीजों की जानकारी जिस YouTube चैनल पे आप हमको देख रहे हैं, इस YouTube चैनल में आप ज्वाइन का बटन दबाएंगे, और ज्वाइन का बटन दबाने पर आप इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने पर यहाँ सारे वीडियो पोस्ट है कि किस तरीके से नोटिस वगैरह ड्राफ्ट होते हैं। साथियों, प्रायर नोटिस के बाद आपकी भूमिका होती है इंटीमेशन लेटर की। यानी कि रिकवरी एजेंट जब आपके पास आएगा और आपको परेशान करेगा, उस समय आप इंटीमेशन लेटर की 2 कॉपी उस व्यक्ति के हाथ में देते हो, और 2 कॉपी हाथ में देकर उसे कहते हो कि भाई इसको पढ़ और इस पे नीचे जो तेरा नाम लिखा है वहां साइन कर। और इंटीमेशन लेटर, ये ध्यान रखना, इसमें भी दिमागी दिवालियापन नहीं लिखा जाता है, खुद को मेंटल डिस्टर्ब नहीं लिखा जाता है। तो इंटीमेशन लेटर यदि तरीके से बना हुआ है तो इंटीमेशन लेटर आपका बहुत बड़ा काम निपटाएगा। और साथ ही एक चीज होती है रिकवरी एजेंट नोटिस। ये 2 चीजें आपको रिकवरी एजेंट से प्रोटेक्ट करती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में ये बताऊंगा मैं सारी चीजें कहां है। वीडियो के लास्ट में आप सुनेंगे कि इन सारी चीजों को आप कैसे बना सकते हो। साथियों, जब आपने प्रायर नोटिस दे दिया है, तो प्रायर नोटिस देने के बाद कंपनी आपको क्या रिप्लाई देती है, नहीं रिप्लाई देती है, उस चीज पे नहीं जाते हुए मैं ये कहता हूं कि कंपनी आपको एक तो देती है LRN नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, एक देती है LDN, लोन डिमांड नोटिस, एक देती है इंटीमेशन नोटिस। ठीक है, कभी कभी ये एग्रीमेंट ब्रेक का नोटिस देती है, कभी कभी ओवरड्यू नोटिस देती है।
यहां मैं खुला कहना चाहता हूं, यदि आपने कंपनी को प्रायर नोटिस दिया है तो आपको इन नोटिसों का जवाब देना है, नहीं देना है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारी तरफ से कहा जाता है कि आप किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दो इन नोटिसों का तो चलेगा, लेकिन एक शब्द ध्यान रखना कि लोन रिकॉल नोटिस के साथ या इन नोटिस के साथ अगर कोई आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट सेक्शन 21 लिखा हुआ हो तो आपको उसका रिप्लाई देना कंपलसरी है। यह चीज मान के चलना, ठीक है। तो खुला कह रहा हूं मैं, कई लोग कहते हैं नहीं कंपनियां फाइल मजबूत कर रही है, आपको प्रत्येक नोटिस का जवाब देना है। कोई जरूरी नहीं है, अगर नोटिस देते रहोगे ना तो जिंदगी भर आप उनके रिप्लाई देते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन नोटिसों की वर्थ जीरो है मेरी नजर में। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। क्यों? क्योंकि कंपनी को कार्रवाई क्या करेगी कंपनी यदि हम हमारे ऊपर सेक्शन 25 का केस करती है तो सेक्शन 25 का नोटिस लगाएगी। यदि कंपनी हमारे ऊपर सेक्शन 138 का मुकदमा करती है तो 138 का नोटिस लगाएगी, ये नोटिस थोड़ी लगाएगी। अगर कंपनी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है तो सेक्शन 21 का नोटिस लगाएगी। ऐसा थोड़े है कि ये सारे नोटिस को पार्ट बनाया जाएगा, तो ये कभी नहीं होता है। इसलिए लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, एग्रीमेंट ब्रेक नोटिस, ओवरड्यू नोटिस वगैरह जो भी मिलते हैं, इनका जवाब देना और नहीं देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और देना चाहो तो दो। वैसे कई लोग मुझे कहते हैं सर हमको लोन रिकॉल नोटिस दीजिए, हम दे देते हैं। मेरे को भेजना चाहो तो भेजो, हम हमारी तरफ से नहीं कहते हैं कि आपको भेजना चाहिए। साथियों एक बात ध्यान रखना कि इन सारे नोटिसों के बाद एक नोटिस आता है सेक्शन 25। अब यहां दो नोटिस साथ में लूंगा मैं, सेक्शन 25 प्लस 138 NI एक्ट। अगर आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो उसके साथ में 138 NI एक्ट लिखा जाता है, क्योंकि इसके प्रोविजन पर यही चलता है। लेकिन कभी कभी 138 NI एक्ट लिखा हुआ ही नोटिस आता है। यदि आपने चेक दिए हैं तो आपके चेक को बाउंस करा के कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि आपने प्रायर नोटिस में चेक नंबर का जिक्र कर दिया है ना तो आपका ऑलरेडी बचाव है, ये बात मान के चलना। अब सेक्शन 25 ये होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। इस नोटिस में क्या होता है कि आपकी ईएमआई बाउंस हो गई। अब ईएमआई बाउंस हो गई तो ये ध्यान रखना, यदि आपकी 5 मार्च को बाउंस हुई है तो आपको 5 अप्रैल से पहले इनको नोटिस भेजना जरूरी है। 5 अप्रैल को इन्होंने नोटिस, मान लो इन्होंने 4 अप्रैल को नोटिस भेज दिया और आपको 7 अप्रैल को मिल गया, तो 15 और 7 22, यानी 22 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच में इनको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना जरूरी है। और यदि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया है तो सेक्शन 25 के नोटिस में क्या क्या लूपहोल है, कौन सी कमी है, उन कमियों को देखते हुए उनका जवाब सजेस्ट किया जाता है। किसी भी सेक्शन 25 के लिए पर्टिकुलर एक नोटिस नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया हुआ है जो सारे सेक्शन 25 में समान रूप से काम आता है। और यही चीज 138 पर भी लागू होती है, लेकिन 138 का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है और सेक्शन 25 का अलग होता है। नोटिस के रिप्लाई में कुछ नॉर्मल चेंजेस होते हैं, बाकी इनका मैटर सेम रहता है। इसके साथ में सेक्शन 25 और 138 का NI एक्ट का नोटिस आ गया। एक नोटिस और आता है जिसमें ये कहते हैं हम 316, 318 DNS के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318 के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। तो जब भी ये नोटिस आता है आप इसका तुरंत रिप्लाई दो, क्योंकि अगर आपने इसका अच्छा रिप्लाई दे दिया ना तो ये मान के चलना ये लोग केस ही फाइल नहीं करेंगे। एक यूट्यूब पे एक अच्छे विद्वान व्यक्ति द्वारा हमने सुना कि आप नोटिसों का जवाब दोगे तो भी वो केस फाइल करेंगे। यह कहना बिल्कुल ही गलत है। यदि आपके नोटिस का जवाब इतना दमदार है कि वह इनके लूज फॉल्स को अगर ब्रेक करे ना तो कंपनी आपके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती है। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं और इसमें कई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं इस बात से समर्थन रखते हैं। जब 316 और 318 में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ रिप्लाई देते हो ना तो कोर्ट में ये कंप्लेंट टिक नहीं पाती है, क्योंकि इन कंप्लेंट पे अगर कॉग्निजेंस लिया तो उसकी रिवीजन होती है,
ऊपर के सेशन न्यायालय में और फिर मामला जाता है हाई कोर्ट में। और 316, 318 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में वर्डिक्ट दी हुई है कि परिवार का पालन पहली प्राथमिकता है, बीवी और बच्चे लोन बाद में है। और लोन डिफॉल्ट होना कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। वैसे ही मैटर एफआईआर की मैटर में कह रहा हूं, लेकिन क्रिमिनल कार्रवाई भी वही चीज करती है। इसके साथ साथियों एक चीज आती है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के तरीके से चलती रहेगी, धीमे चलती है, व्यवस्थित चलती है, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलता है। लेकिन लगभग जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं वो कंपनियों के हितबद्ध होते हैं। लगभग क्या कहूं, 100% तो नहीं कहूंगा, मुझ पर विवाद खड़े हो जाएंगे। 99.99% जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं कंपनियों द्वारा वो एक पक्षीय रूप से किए जाते हैं और उनके द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले धारा 62 का नोटिस देते हैं, धारा 21 का देते हैं, फिर 12 का देते हैं, फिर फर्स्ट हियरिंग का नोटिस भेजते हैं, फिर सेकंड हियरिंग का नोटिस भेजते हैं, कोई तो थर्ड हियरिंग का नोटिस भेजते हैं, फिर सेक्शन 17 में स्टेटमेंट क्लेम का भेजेंगे। उसके बाद आपको अपना डिफेंस स्टेटमेंट पेश करने के लिए कहेंगे। उसके बाद सेक्शन 17 पे इंट्रीम ऑर्डर कर देंगे और उसके बाद फाइनल अवार्ड कर देंगे। अब यहां पर कई लोगों का कहना होता है कि सर हम कितनी बार जवाब पेश करेंगे। तो मेरा कहना है कंपनी ने भी तो आपको पैसा दिया है ना, वो तो अपना काम पूरा करेगी। 62 पे जवाब दो नहीं दो, 21 पे जवाब देना है, 12 पे जवाब देना है, क्या फर्स्ट हियरिंग पे जवाब देना है, सेकंड हियरिंग पे जवाब देना है। और उसके बाद भी अगर यह आर्बिट्रेशन प्रक्रिया न रोक के आर्बिट्रेटर यदि कंपनी के हित में ही बात कर रहा है, उनके पक्ष में ही बात कर रहा है और बार बार नोटिस जारी कर रहा है, तो फिर वही एडवोकेट नरेंद्र जोशी वाली बात कि हे पार्थ दिव्यास्त्र चलाओ, दिव्यास्त्र, क्योंकि यह प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य है, तो वो तो चलाना ही पड़ेगा। साथियों एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि लगातार ये जो जवाब भेजते हो ना, आप लोग क्या करते हो, मेल कर देते हो। ये मेल को खेल मत खेलो, मेल की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट भेजो तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बाद 10 दिन बाद आप इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग करके, इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग करते हुए उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दीजिए, डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दीजिए। और एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, वो है रिटर्न लिफाफा। रिटर्न लिफाफा, ये खेल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रिटर्न लिफाफे वाले खेल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कई बार जो कंपनियां 316, 318, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, यहां तक कि आर्बिट्रेशन का भी जो नोटिस देती है ना, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई भेजते हो तो बंद लिफाफा आपके पास वापस आ जाता है, या तो उस पर लिखा होता है रिफ्यूज्ड, लेने से इनकार, या लिखा होता है लेफ्ट, यानी कि कंपनी का ऑफिस ही नहीं है, या लिखा होता है नो सच पर्सन, नो सच पर्सन, यानी कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां पर है ही नहीं। साथियों जब ये रिटर्न लिफाफा आपके घर आ जाए और बंद लिफाफे के साथ जब आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए कंपनी को मेल करोगे या फिर एडवोकेट को मेल करोगे कि आपने कंपनी का जो एड्रेस बताते हुए नोटिस भेजा है, आपका नोटिस ही गलत है, आपका नोटिस ही गलत तथ्यों पर आधारित है, कंपनी का तो वो एड्रेस ही नहीं है जो आपने एड्रेस लिखा है। आपके नोटिस में फेयर फैक्ट न होने के कारण आप कोई भी लीगल कार्रवाई न करें, मात्र और मात्र क्षेत्राधिकार बनाने की गरज से या फर्जी कार्रवाई करने की मकसद से आपने ये भेजा है। बस ये ध्यान रखना कि रिटर्न लिफाफा कभी खोलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। साथियों इस चीज को आपको समझना जरूरी है कि आपको अपने मैटर में कितने ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको प्रायर नोटिस की। एक चीज और याद आ रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिसके बारे में आपको और जानकारी दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में बताऊंगा, सुन लेना। सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको प्रायर नोटिस की, और ये सारी कार्रवाई आप बिना किसी वकील की सहायता से आप खुद कर सकते हैं यदि आप लोन के दलदल में धंसे हुए हैं तो। और करना कुछ भी नहीं है,
कि न तो किसी की कॉल बुक करने की जरूरत है, न किसी लीगल एक्सपर्ट से राय लेने की जरूरत है। आप सीधे एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे और मेंबरशिप में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। कॉल बुक करना चाहते हैं, ये सारे ड्राफ्ट खुद चाहते हैं तो आप कॉल बुक करवा सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है वो सबसे पहली चीज है प्रायर नोटिस। दूसरा जो है वो है इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट। ये एक ब्रह्मास्त्र है और जिसने भी इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया ना, ये मान के चलना उसकी जीत ही जीत है। जैसा कि नाम ही खुला लिखा है, इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट। तीसरा होता है रिकवरी एजेंट नोटिस। जब रिकवरी एजेंट आपको घर आने के नाम पर धमकाते हैं ना, तब ये काम में आता है रिकवरी एजेंट नोटिस। चौथी चीज इसमें आती है वो है ईसीएस स्टॉप लेटर। ईसीएस स्टॉप लेटर। पांचवी चीज इसमें आती है रिकवरी मेल गाइडलाइन। यानी कि कभी कभी आपके कांटेक्ट पे फोन करते हैं, परेशान करते हैं आपके घर वालों को, तब ये मेल करने के लिए होता है। छठा हो गया सेक्शन 25 रिप्लाई। आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया। सातवां होता है सेक्शन 138 रिप्लाई। आठवां होता है क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस आया आपको, भाई 316 में 318 में कार्रवाई करेंगे तो उसका नोटिस आ गया, ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है क्रिमिनल कंप्लेंट हो गया एलआरएन लोन रिकॉल नोटिस। 10वां हो गया लोन डिमांड नोटिस। 11वां हो गया एग्रीमेंट कैंसिलेशन नोटिस। 12वां हो गया फर्स्ट आर्बिट्रेशन नोटिस। फर्स्ट आर्बिट्रेशन नोटिस। 13वां हो गया सेकंड आर्बिट्रेशन नोटिस। 14वां हो गया लास्ट आर्बिट्रेशन नोटिस, ठीक है। 15वां हो गया अवार्ड रिप्लाई। अवार्ड रिप्लाई शायद 2 मीटर में चुक रहा हूं क्योंकि टोटली 17 प्रकार के ड्राफ्ट जो है वो हमारे द्वारा कंप्लीट तैयार किए हुए, जिस आधार पे इंसान काम कर सकता है। सर वीडियो शूट हो रहा है, करता हूं वापस। हाँ क्या हुआ? हाँ उसको बात कर ली थी मैंने, कल कर ली थी। मैं आपको 5 मिनट में कर रहा हूँ, हो चुका है, ठीक है। हाँ तो साथियों 2 प्रकार के मैं ड्राफ्ट और चुक रहा हूं, तो ये टोटली 17 प्रकार के ड्राफ्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं। और ये 17 प्रकार के ड्राफ्ट टोटली आपको हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पर मेंबरशिप चैनल पे आपको इसी तरह ब्लैक बोर्ड पे बनाए हुए बताए हुए। लेकिन आपको क्या ये पता है कि मेंबरशिप चैनल पे जाने का फायदा क्या है? मैं मानता हूं कॉल बुकिंग करवाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन एक बात ये भी कहता हूं कि कॉल बुकिंग के अंदर ये सारे नोटिस के ड्राफ्ट आपको खुले मिल जाते हैं, आपको डायरेक्ट, यानी कि जब भी कोई नोटिस आता है तो वो मिल जाता है। अब आपको मेंबरशिप चैनल पे बेनिफिट क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब हम YouTube चैनल की मेंबरशिप की बात करेंगे। मात्र 399 रुपीज का चार्ज है, जो सीधा वहां से ज्वाइन का बटन क्लिक करने पर आपके अकाउंट से डेबिट होगा। वो हमें नहीं आएगा, वो सीधा वहां से गूगल पे हो जाएगा। कोई गलती से हमें ट्रांसफर नहीं कर दे, नहीं तो आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या फायदा मिलेगा? सेटलमेंट लेटर। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका सेटलमेंट लेटर हमारी मेंबरशिप पर डाला हुआ नहीं है। इस मार्च में कम से कम 1000 सेटलमेंट हो रहे हैं और शायद अभी तक मेरे पास 500-600 सेटलमेंट लेटर आ चुके हैं, लेकिन मैं कुछ को डाल रहा हूं और यहां पे डाल रहा हूं। तो कभी कभी कंपनियां कहती हमारी कंपनी सेटलमेंट करती नहीं है। कौन सी कंपनी है? आप YouTube मेंबर पे हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको क्रॉप कर दिया और भेज दो उनको, लो ये सेटलमेंट लेटर तुम्हारी कंपनी का। सारी कंपनियां सेटलमेंट करती है, कहने की बात है। तो सेटलमेंट लेटर ढेरों पड़े हुए हैं। उसके बाद जितने भी 17 प्रकार के ड्राफ्ट है, वो टोटली 17 प्रकार के जो ड्राफ्ट है वो सारे के सारे वहां किस तरीके से बनाना है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, अपनी क्या बात जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक वीडियो तो ऐसा है
बिना राशि सेटलमेंट, बिना राशि सेटलमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी देखना चाहे वो मेंबरशिप के अंदर जाके देख सकता है। बिना राशि सेटलमेंट की ये सारी प्रक्रिया है। यानी कि मेंबरशिप चैनल जिसने एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, वह अपने ड्राफ्ट यहां पर देखकर खुद बना सकता है और अपनी फाइट खुद लड़ सकता है, और उसके लिए उसको किसी लीगल एक्सपर्ट को फी पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा, हमने कभी चैनल पे ये नहीं कहा आप आइए हमसे जवाब बनाइए, मैं प्रायर नोटिस बना के दूंगा, मैं ऑब्जेक्शन बना के दूंगा। ये काम हमारा नहीं है। हम गाइड कर लेंगे, आप खुद कर सकते हो। हमें कोई मंथली ईएमआई नहीं चाहिए। हमारी टोटल 2 फैसिलिटी होती है। एक होती है कॉल बुक फैसिलिटी, दूसरी होती है यूट्यूब मेंबरशिप। यूट्यूब मेंबरशिप में आपको हमें कॉल करने का अधिकार नहीं है। आप मैसेज करोगे, कभी जवाब दे दिया तो दे दिया, गंभीरता मत रखना उस पर व्हाट्सएप पे। लेकिन यह है कि यहां देखकर आप अपना काम खुद कर सकते हो, बस यहां कॉलिंग का अधिकार नहीं है। और जो भी मैटर देखते हो उसके ड्राफ्ट आपको खुद को टाइप करने पड़ते हैं। कॉल बुक में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है? सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी नोटिस आया, आपने हमें व्हाट्सएप कर दिया, और जितने भी प्रकार के 16-17 ड्राफ्ट है वो डायरेक्ट हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आपके नोटिस को देखकर। साथियों ये भी कहूंगा 17 ड्राफ्ट जरूर है, लेकिन वो 17 नहीं है, वो टोटली 36 टाइप के हमारे ड्राफ्ट रेडी हो चुके हैं। मतलब बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, नौकरी पेशा के लिए अलग होता है, किसी गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए अलग तरीके से होता है। एक मतलब ही समझ जाना आप कि आपकी जो स्टोरी है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा ड्राफ्ट है। मूल 17 है, लेकिन उस 17 के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो सारे 36 प्रकार के। तो जब भी आपको कोई नोटिस आता है, व्हाट्सएप करते हो, उसको देखकर आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये कॉल बुक पे अपने को फैसिलिटी मिलती है कि आप जब भी बात करना चाहो शाम 6 से 9 तक। संडे पूरी तरह फ्री होता है। कोई अगर ये कहेगा आप फोन नहीं उठाते हो, बात नहीं करते हो, तो सीधी सी गणित है, या तो आपने संडे को कॉल किया होगा या आपने रात को 2 बजे कॉल किया होगा, यानी कि शाम 6 से 9 सोमवार से शनिवार कॉल नहीं किया होगा, तो ही ये बात आएगी। दूसरी बात, ये सुविधा हो गई। एक कुछ सुविधा हमारी अपने आप में यूनिक है और अलग है, जो कोई नहीं देता है। वो सुविधा है हमारी व्हाट्सएप। अब ये भी क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे भी कुछ सुविधाएं होती है, बिल्कुल होती है साहब। हमारा स्टेटस, क्योंकि जब भी कोई एनबीएफसी कंपनी नोटिस जारी करती है तो पूरे मैक्सिमम लोगों को एक साथ जारी करती है। तो इन मैक्सिमम लोगों में किस नोटिस का रिप्लाई देना है, किस नोटिस का रिप्लाई नहीं देना है, किस दिन कौन सी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, और कौन से नोटिस फर्जी है जिनका हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो आप हमारे अगर आप कॉल बुक के अंदर है तो आपका नंबर सेव हो जाएगा, तो आप हमारे डेली व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हो। और यदि आपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है तो आप मेरे नंबर 9460344100 पे अपना नाम, अपना शहर और कोई भी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप देखते हुए वीडियो भेज देंगे, तो आपका नंबर सेव हो जाएगा और आप व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे। ये कॉल बुक वालों को भी फैसिलिटी मिलती है। एक है व्हाट्सएप चैनल, इस पे कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति मुझे मैसेज कर देगा, सर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें ऐड हो सकते हो। यहां होता है पोस्टमार्टम। जितने भी फर्जी नोटिस, पुलिस आ रही है ना, एडवोकेट रंजीत सिंह आएंगे, कलेक्शन डिपार्टमेंट ये करेगा, आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी, जो बातें हैं ना, उन सब का हम व्हाट्सएप चैनल पे पोस्टमार्टम करते हैं। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है, वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, इनकी कम्युनिटी के अंदर भी हम छोटी छोटी पोस्टें डालते रहते हैं। तो साथियों, यहां आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल और केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं और सक्षम नहीं है कि आप अपने मैटर में किसी वकील को हायर करें, कॉल बुक करें, पेमेंट नहीं है, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है
यूट्यूब की मेंबरशिप, जिसमें मात्र 399 में आपको टोटल बेनिफिट मिल जाएंगे। रही बात कॉल बुक, तो कॉल बुक में तो लाइफ टाइम फैसिलिटी है। यूं नहीं कि 6 महीने है, 12 महीने है, 1 लोन होना चाहिए, 50 लोन है तो ज्यादा, 100 लोन है तो ज्यादा, 1 करोड़ लोन पे अलग, 5 लाख के लोन पे अलग। ये ऐसी कोई छुपी हुई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। साथियों, इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप बिना 1 रुपया खर्चा किए भी आप खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अब रही बात कि सर अब पुलिस का वारंट आ गया, कोर्ट केस हो गया, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कोई कोर्ट केस यूं ही नहीं होता है। कोर्ट केस बात की बातें हैं, और जब तक कोर्ट केस होके आप तक वारंट आएगा ना, उससे पहले तो सेटलमेंट हो जाते हैं। और ये चल रहा है मार्च माह, ठीक है ना। मार्च माह में तो मेरा कहना है कि अभी तक ढेरों सेटलमेंट लेटर आ गए, लेकिन मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए, मेरा मानना है किसी न किसी के लोन सेटलमेंट दमादम रोज हो रहे हैं। और मार्च में करीब हमसे जुड़े हुए लोगों के 10,000 लोन के सेटलमेंट होंगे, और उसका प्रमाण आपको हमारे मेंबरशिप चैनल पे मिलेगा, हर कंपनी का। तो इसीलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात खराब है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत कीजिए, इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे। मन में गलत ख्याल लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, पोस्टमार्टम करते हम सीधा। जिस व्यक्ति ने हमारे दिन के 3 वीडियो देख लिए ना, उसे कभी भी किसी भी चैनल पे मुंह होने की आवश्यकता नहीं है, और अपनी खुद की लड़ाई को खुद लड़ सकता है। और कहते हैं ना, जब इंसान खुद की लड़ाई को खुद लड़ता है तो खुद से बड़ा वकील कोई नहीं होता है। साथियों, बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के बेबाक जानकारी के लिए, और मेंबरशिप चैनल पर इसी प्रकार के अपडेट हम और पोस्ट करने वाले हो पर्टिकुलर मेंबरशिप चैनल पे। जो कॉल बुकिंग में जुड़े हैं उनके तो बेहिसाब बेनिफिट है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।